हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो में हम आपके लिए एक साइंस का विज्ञान का प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें कुल 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो चैप्टर है वो चैप्टर है प्रकाश। इसमें आप अपने आप का एक टेस्ट ले सकते हैं कि आपका अभी तक इस चैप्टर से संबंधित कितने क्वेश्चन तैयार है, आप कितना इसकी तैयारी है आपकी। ये जो चैप्टर है चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो, SSC हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम के लिए इस चैप्टर से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो इसमें आपके लिए 25 क्वेश्चन है। आप ईमानदारी से दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर खुद देखें और मैच करें कि क्या आपका आंसर सही है कि गलत। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 25 में से आपका कितना सही हुआ है। अगर आप 20+ भी मार्क्स ले आते हैं तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा है। चलिए हम इस प्रश्नोत्तरी का या क्विज का हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो है ये लाइट चैप्टर का है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमको यहाँ पे टोटल 4 कथन दिए हुए हैं और उन कथनों को हमको देखना है, पढ़ना है ध्यान से और देखना है कि हमको और उसमें पहचानना है कि कौन कौन सा कथन सत्य है। उसके अकॉर्डिंग हमको ये 4 विकल्प में से हमको सही बताना है। ठीक है, तो पहला जो कथन है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह संचरित होती है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रकाश होता है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होते हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश के लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश तो है निर्वात में भी संचरित हो सकता है या माध्यम में भी हो सकता है और बिना माध्यम का भी हो सकता है। मतलब ये जो पहला कथन है बिल्कुल सही है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह संचरित होती है। दूसरा कथन, प्रकाश की तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। तरंग प्रारंभ में मतलब तरंग जो है एक द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश जो होता है द्वैत प्रकृति का होता है, डुअल नेचर होता है इसका। ये कभी कभी तरंग की भांति भी कार्य करता है, तो कभी कभी कण या पार्टिकल की भांति भी कार्य करता है। ठीक है, तो जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया था उसको तो हाइगन ने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था, हाइजन भी पढ़ते हैं कई बार से। और जो कणिका सिद्धांत दिया था वो आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तरंग सिद्धांत पूछा है जो कि हाइजेनबर्ग दिया था। ये कथन भी बिल्कुल सही होगा। आपको याद ये भी रखना है कि जो कणिका सिद्धांत था वो आइंस्टाइन ने दिया था। तीसरा कथन की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3.6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको पता भी हो कि ये गलत है, क्योंकि प्रकाश की चाल 3.6 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं बल्कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या ऐसे भी लिखा मिलता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको याद रखना है। निर्वात में, हवा में भी लगभग इसी के आसपास होता है, तो आपको याद रखना है, ये गलत है। चौथा कथन, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। ये भी गलत है। प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम जो खोज है वो रोमर ने किया था। ठीक है, तो हमको यहाँ से समझ में आया कि पहला और दूसरा कथन ही सत्य है और हमको सत्य कथन का पहचान करना था। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में केवल 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को भी और तीसरा क्वेश्चन और अगला बाकी सारे क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देना, इसके बाद आगे बढ़ना है और इसको ऑनेस्टी के साथ खेलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। देखिए, तरंगे जो होती है, तरंग, वो पहले आप इसका आंसर दे लेंगे, इसके बाद यहाँ वीडियो को प्ले करके देखेंगे। ठीक है, तरंग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स, और अनुदैर्ध्य को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग के अंदर में आता है। ठीक है, तो देखिए और जो ध्वनि होता है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग के अंदर आता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो प्रस्थ में जो स आ रहा है प्रकाश में भी श आता है, और अनुदैर्ध्य में यहाँ पे ध आ रहा है तो ध्वनि में भी ध आता है। और अनुप्रस्थ तरंग जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब के सब अनुप्रस्थ तरंग के अंदर ही आते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का अगर एग्जांपल देखना चाहे तो जैसे कि जब तालाब में आप पत्थर मारते हैं तो जहाँ पे लहर उठता है, जैसे तालाब में पत्थर मारे तो इसके आसपास से ऐसे लहर उठने लगता है। ठीक है, ये भी एक अनुप्रस्थ तरंग का ही एग्जांपल, अनुप्रस्थ तरंग का ही। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि तरंगे 2 तरह का, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, उम्मीद है आपका सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। तो ये एक फैक्ट की तरह है, तो आपको इसको याद रखना है कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप जो है वो मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, मैक्सवेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो है यहाँ पे, तो एक एक करके आपको देना है और पॉज करके देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका प्रतिपादन किसने किया था? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल आइंस्टाइन ही सही है। देखिए आइंस्टाइन जो है एक फॉर्मूला भी हमको दिया था, आपको अगर याद होगा, E=mc²। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर इसको सापेक्षता का सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। तो इसका खोज किया था, इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने जब किया था, तो उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, आपको याद रखना। उनको ये इस रिलेशन के लिए उनको नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से एक टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च से लाइट निकल रही है ऐसे, और इसके रास्ते में यहाँ कोई अवरोध आ जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे छोटा सा होल आ जाता है, ठीक है, तो ये प्रकाश जो है यहाँ से तीव्र गति से निकलते हुए इधर ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप कई बार से गौर किए होंगे कि जब भी कोई सामने अगर अवरोध आ जाता है तो उसके कॉर्नर पे जब भी लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा ऐसे बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है, जहाँ पे उसका शैडो बनना चाहिए उस शैडो में भी एंटर कर जाता है। जैसे यहाँ पे एक अवरोध है, यहाँ से लाइट एंटर आ रही, तो जब लाइट इधर से आ रही तो इधर तो इसका शैडो बनेगा, लेकिन जैसे इसके एज के पास, कॉर्नर के पास ये लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ भी जाती है, तो इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए से बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि इधर एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, और इधर जो है हवा है, एयर है, और ये वाला जो है एक ग्लास है। तो हवा जो है, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं इसलिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, इसको रेयर मीडियम भी कहते हैं। और जो ग्लास है इसके पार्टिकल पास पास होते हैं इसलिए डेंसर मीडियम है, या फिर इसी को हम सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट इस रेयर मीडियम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम के आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक अभिलंब बना लेते हैं। ठीक है, अभिलंब कुछ नहीं, एक क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा है जो इसके लंबवत माना जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक प्रकाश जो है ऐसे एंटर करती है, जो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश कर रही है, तो इसका एक्चुअल रास्ता ये होना चाहिए था, बट वो इस रास्ते से नहीं जाती है। जब भी प्रकाश विरल से सघन माध्यम में एंटर करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है इधर। ठीक है, ये अभिलंब की तरफ झुक गया, तो इसका आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये अभिलंब होता और ये सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं, अच्छा इसको बना ही लेते हैं एक, चलिए एक ग्लास बना लिए। ठीक है, इधर वापस से यहाँ पे एयर बना ली और ये ग्लास है। ठीक है, और ये इसका अभिलंब है, प्रकाश इधर से ऐसे जा रही है। ठीक है, इस सघन माध्यम से ऐसे जा रही है, तो सघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम में एंटर करेगा तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये लेकिन बट अभिलंब से दूर हट जाता है ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगा तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये सघन से विरल के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पेट या शरीर के यानी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है? मतलब बॉडी के अंदर, पेट के अंदर भी कोई चीज अगर देखना होता है, शरीर के अंगों को देखना होता है मॉनिटर पे, तो एक एंडोस्कोप होता है जिसको पेट के अंदर डाला जाता है मुंह से होते हुए। तो वह जो एंडोस्कोप है कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक एंडोस्कोप है ऐसा पतला सा, ठीक है, और तो यहाँ से क्या होता है, प्रकाश को ऐसे एंटर किया जाता है। ठीक है, इसका जो एंटर करने का जो कोण होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो जब भी इस पे एंटर करता है तो उसका बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बार बार। ठीक है, और इस तरह से सिग्नल को भेजा जाता है एक से दूसरे जगह। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये प्रवर्तन नहीं है, परावर्तन होगा, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा सही है? वायुमंडल में, पहला ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने के कारण, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इंद्रधनुष अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरणन होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें विकिरणन का कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन पर विकिरणन होता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। और चौथा इनमें से कोई भी नहीं है। ये पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंद्रधनुष होता है उसका कारण होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष जो है, जिधर सूर्य होता है ना, सूर्य जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है बारिश होते समय या बारिश होने के बाद। तो ये इंद्रधनुष 2 तरह का बनता है, एक तो है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है और दूसरा जो है द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है।
ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जब होता है तो जैसे कि ये मान लेते हैं ये वर्षा की बूंदे, ठीक है, मैं अभी प्राइमरी या फिर प्राथमिक इंद्रधनुष की मैं बात कर रहा हूँ, प्राथमिक की। तो वर्षा की बूंदे प्रकाश की एक किरण ऐसे एंटर करी, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि लेंस की तरह काम कर रहा है तो इसका एक बार अपवर्तन हुआ और ये किरण यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। फिर और यहाँ पे क्योंकि प्रिज्म की तरह भी कार्य करता है तो इसकी जो कलर जो है वो अलग अलग अपना बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एक बार मतलब यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर आने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ क्योंकि यहाँ से ही ये अंदर एंटर मार दिया, ठीक है, यहाँ पे परावर्तन हो गया और फिर यहाँ पे जाके क्या हुआ, वापस अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो रहा है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और जब प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनता है तो इसमें जो जैसे कि इंद्रधनुष ऐसे बना, ठीक है, ऐसे कलर बने हुए होते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में तो ये बाहर की ओर ये इधर साइड लाल रंग होता है और जो अंदर में इधर जो है वो बैंगनी रंग होता है, वायलेट होता है, ठीक है। विप की ओर आपको याद होगा तो रेड ऊपर में और सबसे नीचे जो है बैंगनी होता है। ये टोटल आपको प्राथमिक इंद्रधनुष का याद रखना है। और जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा, सेकेंडरी या द्वितीयक इंद्रधनुष जब बनेगा तो इसमें क्या होता है, जैसे ये प्रकाश की सॉरी एक पानी की बूंद है तो एक किरण यहाँ पे एंटर किया तो पहली बार यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे जाने के बाद एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ पे जाने के बाद वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और फिर जाके यहाँ पे अपवर्तन हुआ। तो जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें यहाँ और यहाँ पर ये 2 बार अपवर्तन हो रहा है और 2 बार यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है, 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और इसमें एक चीज और याद रखना क्या है कि जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा तो इस बार जो बैंगनी कलर होता है ये बैंगनी बाहर की ओर होता है और रेड कलर जो होता है वो अंदर की ओर होता है। उम्मीद है आपको इंद्रधनुष के बारे में अच्छा खासा पता चल गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका क्या होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य समान रहता है, नहीं, ये गलत है। जब भी प्रकाश किरण एक से दूसरे माध्यम में एंटर करेगी तो तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, आवृत्ति सामान्य बना रहती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आवृत्ति बढ़ जाती है, नहीं, गलत है। तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करेगी तो उसका चाल भी चेंज हो सकता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो सकता है, आवृत्ति बिल्कुल समान बनी रहती है, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आता, वो सेम टू सेम बना रहता है, बाकी सारे चीज चेंज हो सकता है। तो इसमें याद रखना है कि आवृत्ति समान बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक है। तो इसका जो सही आंसर है पहला, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए, जिस कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा वो वैसा ही उस समय दिखाई देगा। जैसे प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्योंकि हमारे वातावरण जो है वायुमंडल उसमें बहुत सारे धूल के कण भी हैं, ठीक है, और जो हवा के कण भी हैं, ऐसे हैं। तो जब भी प्रकाश इसके ऊपर ऐसे पड़ता है तो ये क्या होते हैं, सब तरफ सभी दिशाओं में फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग भी कहते हैं, प्रकीर्णन को हम स्कैटरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जब जो क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है इसीलिए आसमान का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। नीला रंग जो है सबसे ज्यादा इधर उधर फैल जाता है, बार बार पार्टिकल जो यहाँ पे कण है उनसे पड़ने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसके कारण जो आसमान है नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। ये भी जो कारण है प्रकीर्णन ही है, ठीक है, ये भी कारण क्या है, प्रकीर्णन है। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य भी अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होने की वजह से हमारी आंखों तक ये पहुंच पाता है, बाकी उधर ही फैल जाते हैं, ठीक है। इसलिए सुबह के समय क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूरज है वो लाल रंग का दिखाई देता है, या आसपास का जो पूरा लालिमा से नजर आता है प्रकीर्णन के कारण है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कि वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो हम लेंस का प्रयोग करेंगे नहीं, तो इसको हटा दीजिए। हमको दर्पण देखना है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण, कौन से दर्पण का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, जो उत्तल दर्पण है इसको हम तो पहली बात तो इसको कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो इसका आंसर भी उत्तल दर्पण ही है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़ी से बड़ी वस्तुओं का या पीछे का जितना भी सीनरी होगा उसका मतलब ये उत्तल दर्पण जो है, ये उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसका पहले इसका जो नेचर अगर समझ लेंगे तब हमको याद रहेगा। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक है। आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इसी कारण क्या होता है, जो वाहन में पीछे देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि जो अवतल दर्पण होता है वो आभासी कम और वास्तविक प्रतिबिंब ज्यादा बनाता है और उल्टा ज्यादा बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को इस दर्पण के अंदर देखा जा सकता है, वो भी सीधा सीधा, ठीक है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं पीछे देखने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी घटना है जिसमें अपवर्तन का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, पहला, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त होने से पहले, जैसे सूर्योदय अभी हुआ नहीं है उससे पहले भी सूरज हमको 2-3 मिनट पहले दिख जाता है, या फिर सूर्यास्त हो जाने के बाद भी सूरज हमको 2-3 मिनट तक दिखाई देता रहता है, ये अपवर्तन के कारण है। तो ये अपवर्तन की घटना के कारण होता है, आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है। ठीक है, आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसके सही आंसर को टिक करते चल रहे हैं, ये क्विज को आप खेल रहे हो। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। दूसरा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ठीक है, सूर्य से अभी क्योंकि मैं बताया था कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है। ठीक है, प्रकीर्णन है, ना कि अपवर्तन। तो ये वाला जो है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये अपवर्तन का परिणाम है, तो ये हमारा आंसर तो ये होगा। इसको यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, आंसर ये है, ये अपवर्तन का परिणाम है, ये प्रकीर्णन की वजह से। तारे जो टिमटिमाते हैं ये भी अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा दिखाई देना भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा सही है। ये 4 ऑप्शन, ये तो देखने से आप बता सकते हैं, इसको हम ना मिरर फॉर्मूला कहते हैं, मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसका ये वाला सही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ जो होता है उस दर्पण का फोकस दूरी होता है। ठीक है, एफ मतलब फोकस दूरी, और यू जो है, यू वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी है, दर्पण से कितना दूरी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दर्पण सूत्र है। कई बार से यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में पढ़े होंगे तो इसको आप आसानी से बना देंगे। तो इसमें जब कभी भी प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख में रेटिना पे बनता है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर जो है रेटिना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, मतलब जो मानव नेत्र है उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनता है, हम तो अभी देखें। ठीक है, तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और छोटा, अवास्तविक उल्टा और छोटा। तो इसमें देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवास्तविक मतलब आभासी तो बनता नहीं है, तो गलत हो गया। देखिए, और जो मानव नेत्र द्वारा जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, सीधा बिल्कुल भी नहीं बनता है, ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक, मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। मतलब हमको याद रखना है कि मानव नेत्र द्वारा, ह्यूमन आई द्वारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल इमेज बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये उल्टा इमेज बनता है, बाद में ये हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उस इमेज को सीधा करता है, तब हम जाके सीधा देख पाते हैं। तो प्रतिबिंब जो है उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है रेटिना के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो कि 60 डिग्री कोण पर रखा हुआ है, लिख सकते हैं 60 डिग्री कोण पर लगा हुआ है, बीच खड़ा हो, तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। देखिए, मतलब कहने का कह रहा है कि अगर 2 समतल दर्पण है, मान लेते हैं एक ये समतल दर्पण है और दूसरा समतल दर्पण ऐसा है। ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर वाला, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री का दे दिया है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। अब इस आदमी को टोटल कितना प्रतिबिंब इसको खुद का दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, हमसे यहाँ पे ये पूछा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंबों की गणना करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना होता है कि 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे थीटा क्या है, जो हमको कोण दिया होगा, दोनों दर्पणों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो 360 डिग्री बटा ये 60 माइनस 1, ये कट गया 6 बार में, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। तो उस व्यक्ति को टोटल 5 प्रतिबिंब देखेंगे। जैसे कि 2 दर्पण को अगर 90 अंश के कोण पर अगर लगा दोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो आदमी होगा उसको 3 प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे 360 को हम भाग देंगे 90 से माइनस 1, तो ये 4 बार में कटेगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। इस तरह से 3 प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। समतल दर्पण के बारे में क्या सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथनों को हमको पहचानना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो पहले देख लें कि सत्य बोला है कि असत्य बोला है, हड़बड़ नहीं करना। ठीक है, पहला जो कथन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, समतल दर्पण हमेशा आभासी, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनाता है, तो और वस्तु के बराबर, वस्तु का साइज जितना बड़ा होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही साइज का होगा। ठीक है, बट यहाँ पे गलती क्या है कि ये वास्तविक नहीं आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये वाला कथन असत्य है। ठीक है, प्रतिबिंब का चाल दर्पण की ओर बढ़ रही वस्तु के चाल की दोगुनी होती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। मतलब क्या कि मान लेते हैं यहाँ पे एक दर्पण है हमारे पास, समतल दर्पण, यहाँ से एक आदमी है, इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब भी इधर से इधर की ओर बढ़ेगा। लेकिन ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है ना, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे जो चाल होगा उसकी दुगनी चाल से वापस आता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये कथन सत्य है। ठीक है, हमेशा दुगनी होती है, याद रखना है। तीसरा, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की कम से कम आधी होनी चाहिए, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। जैसे कोई वस्तु है या फिर कोई इंसान है,
ये मान लेते हैं कि ये 2 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसका अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम जो दर्पण यहाँ पे लगा होगा, जो प्लेन मिरर होगा, दर्पण होगा, इसकी ऊंचाई कम से कम 1 मीटर का होना चाहिए, कम से कम उसका आधा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है कि इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व सीधा होता है, नहीं, ये गलत होता है, पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है मतलब क्या कि अगर यहाँ पे एक प्लेन, यहाँ पे बनाते हैं, एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा है तो इसका जो बायां होगा इस मिरर वाले के लिए दायां होगा, ठीक है, और इसका जो दायां होगा इस मिरर वाले के लिए बायां होगा। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व उल्टा, मतलब साइड वाला उल्टा दिखाएगा। इस आदमी का बायां वाला इसका दायां होगा, इसका दायां इसका बायां होगा, ठीक है। तो इसमें से हमारा कौन कौन सा असत्य कथन है? तो पहला और चौथा जो कथन असत्य है, दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला और चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को अब देखते हैं कि 18 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, किसकी तरह? देखिए मान लेते हैं कि एक टब है, ठीक है, इस टब में हवा का एक बुलबुला है, ठीक है। तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये कैसा है, ये उत्तल लेंस है, बट जब ये पानी के अंदर होगा तो ये अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पानी का बुलबुला जो है वो पानी के अंदर कैसा बिहेव करता है। तो दिखने के लिए उत्तल लेंस की तरह, बाहर उत्तल लेंस की तरह दिखेगा, लेकिन ये बिहेव करता है पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह करता है। इसका आंसर बिल्कुल डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे के अंदर जो हम कैमरा यूज करते हैं वो उसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमन आई जो है ना, मानव नेत्र जो होता है, जो मानव नेत्र है वो भी, उसमें भी उत्तल लेंस ही है, ठीक है ना। मानव नेत्र भी उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स टाइप का ही है, और जो कैमरा है उसके अंदर भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की आइरिस का क्या काम होता है? तो मानव नेत्र अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि सामने एक आइरिस भी होता है आंख में। इस आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, या फिर प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आइरिस होता है, पहली बात तो देखे होंगे कि आप सुने भी होंगे, किसी का आंख जो है, आंख का कलर है वो नीला है, किसी की आंख का रंग भूरा है, किसी किसी के आंख का रंग काला होता है। तो ये जो रंग डिसाइड करता है आंखों का, वो आइरिस ही करता है, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि आइरिस का जो रंग होता है उसी रंग को ही हम किसी भी इंसान के रंग, आंख का कलर का भी हम डिसाइड करते हैं। और दूसरा क्या काम होता है कि आंख के अंदर कितना लाइट एंटर करेगा उसको नियंत्रित करने का कार्य भी आइरिस ही करता है, कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को भी ये आइरिस ही नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? देखिए जब भी कोई आई डोनेट करता है तो पूरा उसका आंख निकाल के ही दूसरे के आदमी के आंख में नहीं लगाया जाता, ठीक है। उसका जो दाता होता है उसके आंख का जो कॉर्निया होता है, ठीक है, इस कॉर्निया को ही बस निकाल के और दूसरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, ना कि पूरा आंख, ठीक है। तो नेत्रदान के समय दाता की जो कॉर्निया रहता है, ठीक है, कॉर्निया, उस कॉर्निया का ही बस दान किया जाता है, याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि इसमें से पता करना है कि कौन सा असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है उसमें से हमको चारों में पता करना है। अब देखिए, अब मानव नेत्र में कई तरह की बीमारियां होती है, ठीक है, कई तरह का दोष होता है। जैसे आपने सुना होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक होता है हाँ वर्णांधता होता है एक, ठीक है, और एक बिंदुकता भी होता है, ऐसा करके होता है। तो ये सब कुछ बीमारियां, ठीक है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन से दोष के लिए किस तरह का लेंस का प्रयोग किया जाता है या उसे कैसे ठीक किया जाता है। तो देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है, इस निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। वैसे जो दूर दृष्टि दोष होता है इसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है दूर दृष्टि दोष को, या फिर इसको लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। जो जरा दृष्टि दोष होता है उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है, और जो वर्णांधता होता है इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज उल्टा है, निकट दृष्टि दोष, ऐसा लगता है इस चीज को पढ़ने में कि निकट को देखने में दोष हो रहा है, बस ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में जो निकट की चीज है वो दिखाई देती है परंतु दूर की चीज नहीं दिखाई देती, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज हमको दिखाई देती है परंतु पास की चीज हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है, किसी इंसान में अगर जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया हो जाता है तो उसे ना तो निकट का दिखाई देता है ना ही दूर का, ये दोनों बीमारी उसके अंदर आ जाता है, तो उसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसको बुढ़ापे की वजह से भी ये जरा दृष्टि होता है, जरा शब्द का मतलब बुढ़ापा ही होता है, ठीक है, इसलिए हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये दोनों तरह की बीमारी, जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं उनको ना तो ज्यादा दूर की दिखाई देता है ना तो ज्यादा पास की, तो दोनों तरह की बीमारियां उनमें होता है। और एक वर्णांधता है, ये एक तरह का अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है, ये जो है जन्म से ही होता है, ठीक है, जन्म से ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस में जनरली क्या होता है, लाल और हरा रंग जो होता है वो ढंग से दिखाई नहीं देता,
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपको। चलिए अब देखते हैं कि इनको कैसे करेक्ट किया जाता है, उनको ठीक कैसे किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमको इसको मायोपिया कहते हैं, और पास की चीज़ इसको दिखाई देता है और दूर की चीज़ दिखाई नहीं देता, ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दूर में द प्लस ऊ की मात्रा है ना, ऊ, तो यहाँ ऊ से ये उत्तल हो जाएगा, तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी एग्जाम आएगा। तो निकट दृष्टि दोष अगर ये आप पकड़ लिए थे तो पकड़ ही लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जो जरा दृष्टि दोष है, ठीक है, इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग नहीं करते, जबकि हम इसके लिए हम द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको बाईफोकल लेंस भी कहते हैं, बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है, जो लेंस का यूज किया जाता है, जो चश्मे का यूज करता है, इसका आधे के ऊपर भाग जो है ये अवतल लेंस होता है, ऊपर वाला भाग जो है वो अवतल होता है, ठीक है, और जो नीचे वाला भाग होता है वो उत्तल होता है, ठीक है। तो अगर दूर का चीज़ देखना होता है तो ऊपर वाले भाग का यूज़ करते हैं जो कि अवतल टाइप का होता है, और जब नीचे का देखना होता है, कोई पास का वस्तु अगर देखना होता है तो यहाँ पे उत्तल लेंस मतलब नीचे से देखा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब है वर्णांधता। तो वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है जिसको ठीक करना नामुमकिन सा होता है, ये नहीं ठीक होता है क्योंकि अनुवांशिक रोग है, जन्म से है, तो ये ठीक नहीं होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि वर्णांधता, तो इसमें आंसर क्या होगा कि जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या आंसर होता है इसका, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो बेलनाकार लेंस होता है इसका यूज ना अबिंदुकता के लिए यूज करता है, स्टिग्मेटिज्म जो होता है उसके लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हीरा चमकदार होता है, हीरे के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। हीरा चमकदार होता है, उसके पीछे का कारण ही है, ये जो 3 ऑप्शन दिया इसमें से कारण ही है, तो बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही कथन को हमको पहचान के बताना है, सत्य कथन को, ठीक है। तो पहला, इसका अपवर्तनांक कांच से कम होता है, ये बिल्कुल गलत है। कांच जो हीरा होता है डायमंड, उसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि लगभग सबसे ज़्यादा होता है, और इतना अपवर्तनांक होने के कारण ही हीरा जो है बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो हीरे का चमकने का मेन कारण यही है कि उसका क्रांतिक कोण का मान कम होना और उसका अपवर्तनांक का ज़्यादा होना, ठीक है। तो आपको ये दोनों वैल्यू याद रखना है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, ठीक है, और उसके लिए जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये भी सही है और ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा ही बहुत ज़्यादा चमकदार देता है। हीरा का ऐसा शेप होता है कि जब इस क्रांतिक कोण से, इससे या इससे अधिक एंगल से भी जब हीरा के अंदर प्रकाश एंटर करता है तो उसका बार बार मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब जाके वो इतना ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो ये तीनों कारण इसका है कि इसका अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक कोण का मान इतना कम होना 24 डिग्री और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो सत्य कथन में केवल 2 और 3 सत्य है, तो कौन सा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 24 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है। इसको हम मिराज भी कहते हैं, ठीक है। इसका बनने का क्या कारण होता है, जैसे कई बार से क्या होता है, जो रेगिस्तान वाले डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कई बार से ऐसा लगता है कि आसपास जो पेड़ है उसका प्रतिबिंब उल्टा बना रहता है, ठीक है। तो हमको जब इधर से हम आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ऐसा आभास होता है कि क्योंकि इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है यहाँ पे नीचे, तो ऐसा कब होता है, जब कहीं पे पानी होगा तभी तो, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब उल्टा ऐसा नीचे जमीन में बना रहेगा, तो यहाँ पे जो आ रहा होता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे पानी, उसको एक भ्रम हो जाता है, जिसे को हम मृग मरीचिका कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो होता है अपवर्तन, पहला अपवर्तन, और दूसरा ये जो है प्रवर्तन का यहाँ पे रोल नहीं है और प्रकीर्णन का भी रोल नहीं है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये जो मरीचिका का बनना होता है। तो इसका जो है 2 और 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और उम्मीद है आपका अभी तक ये 24 में से कम 18 तो सही हुआ होगा, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है तथा उसके तो उसके नेत्रों में कौन सा दोष पाया जाता है। देखिए वो 10 मीटर तक तो देख पा रहा है, ठीक है, मतलब पास की चीज़ वो देख पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा दोष होता है जिसमें हम पास का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते, तो मायोपिया है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के अंदर ही तो हम पास का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते, और इसमें बोला भी तो है कि 10 मीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर का चीज़ को नहीं देख पा रहा है लेकिन पास की चीज़ को देख पा रहा है, और वो किस में होता है, मायोपिया, या फिर इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 25 क्वेश्चंस को कर लिया है। उम्मीद है आपका 18 से 20 क्वेश्चन तो लगभग सही होता होगा। ये पूरा क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज कर करके अटेम्प्ट करेंगे, और लास्ट में अब कितना आपका सही होता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा सही होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ आगे और भी वीडियो इस टाइप का चाहिए, तो मैं और भी वीडियो बनाकर लाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।